नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज के क्रम में आज हमारे पास में है 11वें नंबर का वीडियो। इसके पहले के जो 10 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। इसके साथ ही जो एप्लीकेशन की लिंक है या व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट भी है पुरानी वाली, तो वो आपको देखनी चाहिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक की होने वाली है, तो जो लोग मॉक टेस्ट लेना चाहे वो जाके ले सकते हैं। फुल कोर्स के एडमिशन हम लोगों ने अभी बंद कर दिए, तो मॉक टेस्ट आप चाहो तो ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी याद रखना पर एग्जाम तक की ही होने वाली है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर के एग्जाम के लिए। हमारे पास में है आज पहला प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा घटक वॉल आउटलेट से प्राप्त एसी पावर को कंप्यूटर के आंतरिक घटकों के लिए आवश्यक रेगुलेट डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे, आज के जितने भी प्रश्न हमारे पास में है उसी लैंग्वेज से हम लोगों ने डेवलप किए हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, है ना। तो प्रश्नों को पढ़ने में समझने में आपको आसानी हो जाएगी। प्रश्न हम समझ में आता, उत्तर बड़ा आसान होता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, हम चारों को समझेंगे फिर हम आंसर की तरफ जाएंगे। पहला हमारे पास में यूपीएस, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। और क्या काम में आता है ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हम बोलते रहे हैं। तो इसको लगाते हैं हम लोग कंप्यूटर के साथ में। बिजली सप्लाई जाने के बाद में हमारे कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए पावर बैकअप देता है, जिससे हम कंप्यूटर को प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, शट डाउन कर पाएंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब नहीं होगा, कंप्यूटर खराब नहीं होगा। तो पावर बैकअप देता है कंप्यूटर के लिए, ये याद रखिएगा, है ना। इसके लिए भी याद रखना कि ये क्या करता है, एसी का जो करंट होता है उसको स्टोर करके रखता है, किसमें, डीसी में। एसी करंट को डीसी करंट में स्टोर करके रखता है। अब जैसे अब कंप्यूटर लाइट जाती है वैसे इस डीसी करंट से वापस क्या बना के दे देता है, एसी करंट बना के दे देता है ना। तो इस पर काम करता है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास में एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या है, तो ये हम जो इसको एसी करंट देते हैं उसको किसमें बदलता है, डीसी करंट में, है ना। कंप्यूटर की पावर सप्लाई यही कहलाती है। हीट सिंक हमारे पास में है, तो हमारे पास प्रोसेसर होगा, उसके ऊपर हीट सिंक लगी रहती है। हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें भी होती है, ठंडा रखने के लिए बेसिकली। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो सीमोस बैटरी भी हमारे कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, कंप्यूटर का कौन सा घटक वॉल आउटलेट एसी पावर को आंतरिक घटकों में रेगुलेट करता है। देखिए, इस प्रश्न का जो हमारे पास राइट आंसर है वो होने वाला है कौन सा, एसएमपीएस। जो भी सप्लाई उसको मिलती है ना, एसी पावर मिलता है उसको, कंप्यूटर किस पे चलता है, डीसी करंट पे। तो उस पूरे करंट को किसमें बदलता है, वो डीसी वोल्टेज में बदलता है और कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको बराबर बिजली की सप्लाई वो देता है। तो याद रखेंगे एसएमपीएस, और एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को मुख्य विद्युत आपूर्ति से अलग करने के लिए करने के बाद भी उसका डेट, टाइम तथा कुछ फ्रेमवर्क सेटिंग सुरक्षित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि कंप्यूटर को हम लोगों ने क्या किया, मुख्य विद्युत आपूर्ति जो है बिजली सप्लाई उससे बंद कर दिया, कनेक्शन पूरे निकाल दिए सब, ऐसा भी मान लीजिए आप। उसके बावजूद उसमें डेट, टाइम और कुछ फ्रेमवर्क की जो सेटिंग हमारे पास में होती है, रोम की जो सेटिंग होती है, वो जैसी की वैसी रहती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, अभी इसके पहले के प्रश्न में हमने देखा है। हालांकि यहाँ पर हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी ऑप्शन का आपसे आ सकता है, तो हम एक प्रश्न में 4 प्रश्न कवर करते हुए चलेंगे। साउंड कार्ड, पहला ऑप्शन दे रहा है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड बेसिकली क्या होता है, तो हमारे पास कंप्यूटर में चाहे हम माइक लगा रहे हो या हम स्पीकर लगा रहे हो, हमको साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। साउंड कार्ड के लिए याद रखना, इसका क्वेश्चन जो अलग से बन के आता है कि स्पीकर कौन से कलर के पोर्ट पे लगाते हैं हम साउंड कार्ड में। तो स्पीकर को लगाते हैं हम ग्रीन कलर में और माइक को लगाते हैं हम लोग पिंक कलर में, ये भी आप याद रखिएगा। सीपीयू फैन जो हमारे पास जस्ट सिंक के साथ में माउंट होता है, तो सिंक जो होती है हमारे पास में हीट सिंक होती है, उसके ऊपर सीपीयू फैन लगा होता है और देन उसको फिर हम लगाते हैं किस पे, प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं ठंडा करने के लिए। सीमोस बैटरी हमारे पास में है,
और रैम मॉड्यूल, तो रैम तो हमारे पास में होती है, रैम को आप लोग जानते हैं। सीमोस बैटरी की बात करें तो सीमोस बैटरी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। मैंने जस्ट इसके पहले भी इसका फुल फॉर्म आपको बताया है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, लिथियम की बनी हुई बैटरी होती है जो कि बिजली सप्लाई बंद होने के बाद भी उसके अंदर डेट टाइम और जो फर्मवेयर की सेटिंग होती है नॉर्मली उसको सेव करके रखती है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आधुनिक हार्ड डिस्क ड्राइव तथा साटा आधारित एसएसडी को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए सामान्यतः किस इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे पास में है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो अभी हम लोग पुराने जो कंप्यूटर थे उसमें हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी सॉरी हार्ड डिस्क ड्राइव। नए वाले में हम लोग एसएसडी यूज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अब हमसे बोल रहा है कि पहले हम ये यूज करें तो अभी ये यूज कर रहे हैं, तो इसको हमको कंप्यूटर के इंटरफेस से कनेक्ट करना है, मतलब कंप्यूटर में हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो वहां पे कनेक्ट करने के लिए हम किस इंटरफेस का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए हमारे पास क्या है, साटा है, वीजी है, RJ45, PS2 हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड माउस के लिए, जो पुराने वर्जन हमारे पास में है, अभी यूएसबी में लगाते हैं। RJ45 कनेक्टर होता है, जो लैन कार्ड हमारे पास में होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, है ना, जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा। वीजे वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है जिसमें मॉनिटर प्लग करते हैं डिस्प्ले के लिए, वो इसका आंसर आ जाता है। साटा हमारे पास से बचा है, तो साटा जो हमारे पास में है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अडेप्टर जो हमारे पास में है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? हार्ड डिस्क जो हम लोग कनेक्ट कर रहे थे उसके लिए भी, और जो एसएसडी हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हार्ड डिस्क प्लेटर्स की मैग्नेटिक सरफेस पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए बने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पाथ को खालिस्तान कहा जाता है ना। फिर से हार्ड डिस्क का क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोग हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे थे, है ना, हार्ड डिस्क डीवीडी राइटर, है ना, और हम जो नई एसएसडी कनेक्ट करते हैं किसमें कनेक्ट करते हैं? साटा में कनेक्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोगों ने, इसका फुल फॉर्म पूछता भी है ना, क्या होता है हमारे पास में? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। और हमारे पास ये वाला जो प्रश्न है इसमें फिर से किसका? हार्ड डिस्क प्लेटर्स की बात हो रही है। अब हार्ड डिस्क प्लेटर्स क्या होती है? तो हमारे पास में प्लेट इस तरीके से, मतलब उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क लगी होती है उसको प्लेटर्स कहते हैं, ठीक, और उसको विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं, ऐसा भी आप याद रखेंगे। तो मल्टीपल प्लेट्स अंदर हो सकती है, मेटल की या प्लास्टिक की, किसी भी चीज की हो सकती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की क्या होगी? परत होगी, ये भी याद रखना है। अब इन प्लेटर्स पे मैग्नेटिक सरफेस है जो लेयर हम लोगों ने चढ़ा दी है, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो सर्कल्स बनाते हैं, है ना, कोई जो डिस्क हमारे पास में गोल होती है और इसमें इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ये सर्कल से भी है, और ऐसे क्या डिवाइड होते हैं, फिर ये सेक्टर में डिवाइड होते हैं। तो ये सर्कल्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैक कहते हैं। और जो डिवाइड किया हमने इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। एक सेक्टर में कितना डाटा आता है वो भी याद रखना, 512 किलोबाइट, 512 केबी डाटा आता है, याद रखना। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है, प्रश्न क्या बोल रहा है? सर्कुलर पाथ को कहा जाता है जिसमें डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। तो हार्ड डिस्क में डेटा जिस पाथ पर रिकॉर्ड होता है, जिस सर्कुलर्स पर रिकॉर्ड होता है, उसे हम कहते हैं ट्रैक। क्या आएगा आंसर इसका? ट्रैक आ गया, है ना। अब यहाँ पर ये डिवाइड हमारे पास ये सेक्टर कहलाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, है ना। रजिस्टर आपको पता ही है, हम लोगों ने इसके पहले कवर किए, पोर्ट भी आपको पता है, क्लस्टर भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव। अच्छा, पुराने सारे वीडियो देखिएगा, है ना, पूरी सीरीज अच्छे से देखते हुए आएंगे तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बीच शुरू में हमने हल्के प्रश्न रखे, फिर बीच में हेवी हो गया। अभी हमारे पास एग्जाम पैटर्न की लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, इसके बाद फिर हम और डीप वाले क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। पेन ड्राइव के बिना किसी लगातार घूमती डिस्क की या मैग्नेटिक हेड के डेटा स्टोर करती है। पेन ड्राइव क्या होती है? बिना किसी लगातार घूमती डिस्क, पेन ड्राइव में कोई लगातार घूमती डिस्क होती है क्या? नहीं होती है। या मैग्नेटिक हेड, इसमें कोई मैग्नेटिक हेड होता है क्या? ये भी नहीं होता। तो बोल रहा है बिना, मतलब इसमें दोनों चीजें नहीं होती है। डेटा स्टोर करती है, बिल्कुल कर लेती है डेटा स्टोर। इसमें मुख्य रूप से किस मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? देखिए, पेन ड्राइव होगी, एसएसडी होगी, मेमोरी कार्ड होगी, इसमें कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता, कोई भी घूमने वाली चीज इसमें नहीं होती। साथ में इसके अंदर मैग्नेटिक जो हमारे पास हेड होता है, मैग्नेटिक हेड भी इसमें नहीं होता है। इतने पैटर्न हमारे पास में होते हैं।
पेन ड्राइव, एसएसडी, फ्लैश ड्राइव जितने भी होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसमें डेटा स्टोर मतलब रीड और राइट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। हमारे को बोल रहा है यहाँ से हमको पहचानना है कि कौन सा है। ये बोल रहा है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी में हमारे पास में क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आती है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। डायनेमिक रैम हमारे पास में रैम का एक प्रकार होता है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और ये स्लो होती है। एस रैम की तुलना में डी रैम कैसी होती है, स्लो होती है, ये भी याद रखना। फ्लैश मेमोरी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि फ्लैश का मीनिंग ये होता है कि मूवेबल भाग का ना होना। फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी कहते हैं जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग या मैकेनिकल पार्ट पुर्जा जो हिलता है वो नहीं होना चाहिए, वो फ्लैश मेमोरी कहलाएगी। तो ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, बैंक चेक पर मैग्नेटिक इंक से मुद्रित कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए कौन सी इनपुट टेक्नोलॉजी विशेष रूप से उपयुक्त है। बैंक चेक की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आपके पास हमेशा आता ही है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना कि चाहे बैंक की बात करें, बैंक में जो चेक होते हैं उस पर जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वो विशेष प्रकार की इंक से लिखे जाते हैं जिसमें मेटल के कण होते हैं और बाद में उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है और उसको पहचानते हैं कि वो जो अंक लिखे हुए वो सही है या नहीं, और साथ में सही इंक से लिखे है कि नहीं, ये भी जांच वहां पर की जाती है। तो हमारे पास याद रखना बोल रहा है OCR, MICR, BCR और OMR। तो हमारे पास में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है ना, बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा MICR होगा, इसको याद रखिएगा। किसी स्कैन पेज में प्रिंटेड इंग्लिश टेक्स्ट मौजूद है, उन कैरेक्टर्स की इमेज को मशीन रीडेबल एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। देखिए हमारे पास में अब है ना, हमको बोल रहा है स्कैन पेज, कोई पेज आपने पहले से क्या करके रखा है भैया, स्कैन करके रखा हुआ है, प्रिंटेड इंग्लिश टेक्स्ट मौजूद है, उसमें इंग्लिश के टेक्स्ट मौजूद है जिसको प्रिंट किया जा सकता है। उन कैरेक्टर्स की इमेज को, मतलब कैरेक्टर की क्या है, वो इमेज है, टाइप किया हुआ नहीं है, क्या है, इमेज, चित्र है। मशीन रीडेबल एडिटेबल टेक्स्ट में, मतलब मशीन उसको रीड भी कर ले और बाद में एडिट भी हम लोग कर पाए, कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। देखिए नॉर्मली हम लोग को अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं, लेकिन स्कैनर से स्कैन करने के बाद हम उसको एडिट नहीं कर सकते। प्रश्न हमको बोल रहा है कि वो एडिट भी किया जा सकता होगा। कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका तो हमने बैंक में यूज कर लिया। OCR हमारे पास में है, OCR क्या होता है, तो हाथ से लिखे हुए है ना, या फिर पुराने दस्तावेज होते हैं उनको स्कैन करके और एडिटेबल या रीडेबल फॉर्म में बदलने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, इसको याद रखना है। मीडी हमारे पास में जो मीडी पोर्ट आता है, मीडिया इंटरफेस हमारे पास कनेक्ट करते हैं, तो साउंड के जो स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते हैं है ना, या कंप्यूटर से कनेक्ट करना है या अपने एम्पलीफायर मशीन में हमको कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे मीडी पोर्ट होता है हमारे पास में, याद रखना है ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। OMR आपको पता ही है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं, उनकी कॉपी चेक करने के लिए OMR का यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, OCR होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को आर्किटेक्चर प्लान जैसे बड़े और अत्यधिक प्रिसाइज ड्राइंग तैयार करनी है, मतलब बहुत बड़े आकार में उनको आर्किटेक्ट जो रहेगा, डिजाइन रहेगा, उसको तैयार करना हो, प्रिंट करना हो है ना, या प्रिसाइज ड्राइंग मतलब बहुत अच्छी उनको क्या करनी है, ड्राइंग तैयार करानी है। तो इस कार्य के लिए परंपरागत रूप से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त है, तो ऐसे काम के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए और वो आपको बोले बड़े आकार की प्रिंटिंग करनी है अच्छी क्वालिटी में, बड़े आकार की प्रिंटिंग, हाई रेजोल्यूशन, हाई ग्राफिक्स के साथ में प्रिंटिंग करनी है, या आपको बोले इंजीनियरिंग के प्लान वगैरह, आपको ब्लूप्रिंट वगैरह की जिक्र कर दे, तो हमेशा जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो राइट आंसर आएगा आपका क्या, प्लॉटर। हमेशा क्या आएगा, प्लॉटर ही आएगा, याद रखना, ठीक। अगर यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखें, MICR, ये हमारे पास जो चेक के नीचे कोड रहता है उसको पढ़ने की बात हो रही, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से बारकोड रीडर जो ऐसी लाइनें होती है उसकी बात कर रही है। तो याद रखना हमेशा किसका यूज करते हैं हम लोग, प्लॉटर का यूज करेंगे, याद रखना। अगर यहाँ प्रिंटर लिखा होता तो वो गलत हो जाता,
ठीक है, इसमें से कोई प्रिंटर होता तो वो भी राइट आंसर हमारा नहीं होता। इस काम के लिए प्लॉटर ही हमारे पास राइट आंसर होगा, याद रखना, ये एग्जाम में आता है बार बार। कौन सा प्रिंटर रिबन पर प्रहार करने या लिक्विड इंक जमा करने के बजाय विशेष हीट सेंसिटिव पेपर को चुनिंदा रूप से गर्म करके इमेज बनाता है? देखिए हमारे पास यहाँ पे उसने दो अलग अलग टेक्नोलॉजी बोल दी है ना। रिबन का यूज कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर करता है। लास्ट टाइम प्रिंटर के अच्छे क्वेश्चन आए थे है ना, चाहे वो डिजिटल प्रिंटर हो या ड्रम प्रिंटर हो, डीएमपी प्रिंटर हो, सबके क्वेश्चन आए थे। अच्छे से तैयार करके उसको जाइएगा। हमारे पास में प्रश्न ने हमको बोल दिया कि प्रिंटर रिबन पर प्रहार करने या लिक्विड इंक दोनों का प्रयोग नहीं करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम ये पढ़ते हैं किसको? रिबन, तो उसका प्रयोग नहीं कर रहा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग लिक्विड इंक पढ़ते हैं इंकजेट में, टोनर पढ़ते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर में। अब बोले कि दोनों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? विशेष हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करता है। तो इस प्रिंटर में जो पेपर यूज किया जाता है उसमें एक तरफ केमिकल की लेयर होती है और दूसरी तरफ वो सादा पेपर होता है। तो जिस तरफ केमिकल की लेयर होती है, जिस उस जगह पे क्या पड़ेगा? लेजर लाइट पड़ता है, गर्म होता है ना, तो उस जगह केमिकल कैसा हो जाएगा? जल जाएगा और हमको प्रिंट लिखा हुआ मिल जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है किसकी? थर्मल की। हमारे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर का मैं एग्जांपल भी आपको बता चुका हूं कि फैक्स मशीन जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा जो एटीएम मशीन में हमारे कौन गलती है? स्वेप मशीन आपने देखी होगी, या बिल मॉल में जो बिल या पर्ची आप लोगों को मिलती है वो भी हमारे पास उदाहरण है किसका? थर्मल प्रिंटर का। ठीक, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर। इंकजेट लिक्विड इंक यूज करता है, डॉटमेट्रिक रिबन का यूज करता है, डेजी विल भी रिबन का यूज करता है। और हमको इन दोनों का प्रयोग नहीं करने वाला चाहिए था, थर्मल प्रिंटर राइट आंसर। सामान्य मेंस इलेक्ट्रिसिटी अचानक बंद हो जाने पर कंप्यूटर को कुछ समय के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया है इसको कि बिजली सप्लाई अचानक से बंद हो जाए तब भी आपका कंप्यूटर थोड़ी देर चलना चाहिए, जिससे आप उसको प्रॉपर्ली शट डाउन कर सके, डैमेज से बच जाते हैं हम लोग। तो आप कौन सा डिवाइस या मशीन हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं किसको? यूपीएस को, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, हिंदी में बोलते हैं अबाधित विद्युत आपूर्ति। इसका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता है मॉडेम, आपको पता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलता है। एनआईसी याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लैन कार्ड भी हम कहते हैं, नेटवर्क का है वो। कौन सा कनेक्टर स्टैंडर्ड एक ही केबल द्वारा कंप्यूटेबल डिस्प्ले डिवाइस तक डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो दोनों पहुंचा सकता है? हाँ जी भैया, ये अच्छा प्रश्न है कि हमारे पास में एक ऐसे केबल की बात की जा रही है ना, कनेक्टर स्टैंडर्ड है जो क्या करता है? जो डिजिटल वीडियो भी ले जाएगा और डिजिटल ऑडियो, मतलब ऑडियो और वीडियो दोनों ले जाने वाला। नॉर्मली हम लोग डिस्प्ले यूनिट के साथ यूज करते हैं, मॉनिटर के साथ में, चाहे हम वीजीए केबल यूज करें या हम डी सब यूज करें, इसमें हमको वो सुविधा नहीं मिलती है कि वो वीडियो भी डिस्प्ले भी दिखाए और साउंड भी ले जाए। लेकिन हमारे पास में होता है कौन सा? HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो ये क्या करता है हमारे पास में? ये हमको वीडियो मतलब विजुअल भी देता है और साथ में ऑडियो भी दे देता है, वो भी HD क्वालिटी में आते हैं दोनों के दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDMI, है ना, जिससे मॉनिटर कनेक्ट करते हैं HDMI पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट की अगर बात करें तो सीरियल पोर्ट जो होता है हमारे पास में स्लो होता है काफी, इसमें एक बार में 1 बिट डाटा ट्रांसमिट होता है। इसमें हम ऐसे स्लो चलने वाले डिवाइस है, जैसे मोस्टली इसमें यूज किया जाता है बारकोड रीडर को, इसमें यूज करते हैं मॉडेम को, है ना। तो याद रखिएगा कि सीरियल पोर्ट, और सीरियल पोर्ट को हम लोग कॉम पोर्ट भी बोलते हैं। कौन सा? कॉम, COM, कॉम। कॉम मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, ठीक है। ये केबल का कनेक्टर हमारे पास में, ये माउस के लिए कनेक्टर है ना, पढ़ चुके हैं तो याद रखना उसको। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता चाहता है कि कर्सर के बाद का टेक्स्ट बार बार एंटर दबाए बिना सीधे अगले पेज के प्रारंभ में से शुरू हो। कौन सा फीचर उपयोग किया जाना चाहिए? उपयोगकर्ता यूजर मतलब हम लोग चाहते हैं, हम में से कोई होगा, वर्ड में टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग करते करते उसने पर्टिकुलर किसी जगह पे वो आ गया,
है ना। और अब वो चाहता है कि जो लाइनें लिखी हुई, ऐसी लाइनें लिखी है और कर्सर यहाँ पे आ गया, उसके बाद भी क्या है, लाइनें लिखी हुई है, तो वो चाहता है कि कर्सर के बाद का जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, तो बार बार एंटर कर करके अगले पेज पर ले जाने से बेहतर है कि एक शॉर्टकट की चला ली जाए, सीधे ये जो कर्सर के बाद का टेक्स्ट है सीधे नए पेज पर शुरू में चले जाए। हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम लोग करेंगे, इससे हमारे पास में जो प्रश्न चाहता है वो वैसा हो जाएगा। अब इसे हम कहते क्या है, तो इसे हम कहते भैया पेज ब्रेक। क्या कहने वाले हम लोग, पेज ब्रेक कहने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लाइन ब्रेक हम लोग कर ही लेते हैं। इंडेंटेशन पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की दूरी कहलाती है। टैब स्टॉप जो ऊपर लगा होता है ना, इस तरीके से बॉक्स बना होता है ना टैब में, है ना, तो वो टैग स्टॉपर होता है, उसको याद रखिएगा, टैब स्टॉपर। एमएस वर्ड के एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों में अलग पेज ओरिएंटेशन, हेडर या मार्जिन सेटिंग लागू करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जा सकता है। देखिए, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, किसी भी वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे 365 हो, 2019 हो या पुराना हो। एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को, है ना, अलग अलग भाग होंगे उसमें, एक डॉक्यूमेंट में होती है सेक्शंस हमारे पास में होते हैं, अलग अलग पेज ओरिएंटेशन, हेडर, मार्जिन सेटिंग लागू करने के लिए कौन सा फीचर हम लोग उपयोग करने वाले हैं। हमारे पास में है वर्ड काउंट, स्पेलिंग चेक, सेक्शन ब्रेक और ऑटो करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, वर्ड काउंट कराएंगे क्या, हमको तो उसको क्या करना है, अलग अलग पेज पे ओरिएंटेशन अलग चाहिए, हेडर फुटर अलग अलग चाहिए, तो क्या हम काउंटिंग कराएंगे वर्ड्स की, नहीं कराएंगे। स्पेल चेक बोल रहा है, क्या स्पेलिंग चेक कराएंगे क्या वहां पे, नहीं, हमारा काम अलग है, तो स्पेलिंग चेक भी यहाँ पर नहीं आएगा। हमारे पास में फिर सेक्शन ब्रेक, तो सेक्शन ब्रेक जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाने वाला है ना, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे। तो सेक्शन ब्रेक लगा लगा के हम अलग अलग पेज का अलग अलग ओरिएंटेशन और उनके अलग अलग हेडर फुटर हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और ऑटो करेक्ट में तो हम स्पेलिंग ऑटो करेक्ट कराते हैं, तो वो नहीं आएगा, क्या आएगा, सेक्शन ब्रेक। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूज़लेटर में टेक्स्ट को प्रत्येक पेज पर दो समानांतर वर्टिकल ब्लॉक्स में फ्लो कराना है, कौन सा पेज फॉर्मेटिंग फीचर लागू करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है कि न्यूज़लेटर आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर कैसा होता है, इस तरीके से बटा होता है वो अलग अलग भागों में, है ना, कि यहाँ कुछ न्यूज़ है, फिर यहाँ कुछ न्यूज़ है, यहाँ कुछ न्यूज़ है, इस तरीके से न्यूज़पेपर होता है हमारे पास में। तो न्यूज़लेटर में टेक्स्ट को प्रत्येक पेज पर दो समानांतर वर्टिकल ब्लॉक, अब कितने करने हैं, दो समानांतर वर्टिकल ब्लॉक्स, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ दो समानांतर। ये मैंने पेज लिया, इसमें ये कर दिया, एक वर्टिकल ब्लॉक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों समानांतर है, पैरेलल चल रहे हैं ना, एक इधर का इधर का। वर्टिकल ब्लॉक्स में फ्लो करना है तो कौन सा पेज फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। हमको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ से ऐसी न्यूज़ लिखी भैया, यहाँ तक खत्म हुई, इसके बाद की न्यूज़ फिर यहाँ से लिख दी, या इतने हिस्से में अलग न्यूज़, इतने हिस्से में अलग, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं वहां पर। ये क्या कहलाता है, कौन सा फीचर हम लोग यूज करने वाले हैं। हमको बोल रहा है इंडेंट तो मैंने बता दिया आपको, पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की दूरी है, उसको कम और ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, वो आंसर यहाँ पर नहीं लगने वाला है। हम अब अगला ऑप्शन है कॉलम का, तो हाँ, कॉलम जो है हमारे पास में ये प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे हम 2 कॉलम कर सकते हैं, 3 कॉलम कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट ये भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना, कॉलम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर ऐसा न्यूज़पेपर का जिक्र आ जाए तो कॉलम लगा देना। टैब्स हमारे पास में, वो तो ऊपर जो बटने होती है उन्हें हम बोलते हैं पेज बॉर्डर, जो चारों तरफ से लगाते हैं उसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट लिखते समय उपयोगकर्ता सेलेक्टेड वर्ड के समान अर्थ वाले अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढना चाहता है, कौन सा वर्ड टूल सर्वाधिक उपयुक्त होगा। डॉक्यूमेंट को लिख रहा है, उसको एक कोई शब्द उसने यूज किया है, उसके समानांतर मतलब उसी के जैसे उसको अदर शब्द अगर चाहिए, कैसे ढूंढ सकता है, वो ढूंढ सकता है कैसे, वो ढूंढेगा शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 वो लगाएगा, उससे उसको मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसका आंसर आपको पता है क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है थिसॉरस। ठीक है, थिसॉरस राइट आंसर आएगा। ट्रांसलेट मतलब लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, मेल मर्ज
एक ही पत्र होगा, मल्टीपल लोगों को भेजना होगा हमको। ऑटो सेव तो विंडोज सॉरी जो MS वर्ड एक्सेल रहते हैं, MS ऑफिस बेसिकली, वहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, याद रखना। हर 10 मिनट में MS वर्ड अपने आप को खुद सेव कर लेगा, का लाइट जाती है, 10 मिनट का आप रिकवर कर सकते हैं, है ना, बाद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फीचर रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल वर्डिंग को सीधे बदले बिना सेलेक्टेड टेक्स्ट पर रिमार्क जोड़ने देता है? मतलब हमको रिमार्क जोड़ने के लिए हम किस टूल्स का प्रयोग करते हैं, बस ये आंसर बताना है। ये सामने जो कहानी लिखी हो तो ठीक है, पर हमको क्या करना है, सिर्फ रिमार्क ऐड करना है। क्या यूज करने वाले हैं? हमारे पास में है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज हम कहाँ करते हैं भाई? वेब पेज पे, वेबसाइट पर हमको कुछ काम करना हो, बार बार एक ही वेबसाइट पे जाना हो, तो हम लोग उसको क्या बुकमार्क लगा के सेव कर लेते हैं, ताकि सिंगल क्लिक से वाली वेबसाइट सीधे खुल जाए। वह बुकमार्क का यूज कर रहे हैं। बुकमार्क हम डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। पेज नंबर, पेज पे नंबर देने के लिए कमेंट है, ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का यूज कहाँ करते? कोई पैराग्राफ लिखा हो, उसका पहला जो लेटर होगा वो बड़ा करना, ड्रॉप कैप कहलाएगा। कितनी लाइन तक करते हैं उसको? 3 लाइनों तक के उस पहले लेटर को बड़ा करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से बड़ा होगा तो 1 2 3 लाइन तक। चौथी लाइन कहाँ से आ जाएगी? यहाँ से। तो पहले अक्षर को, चाहे हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश पे लिख रहे हो, पहले अक्षर को, पहले लेटर को बड़ा करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या है? वो है कमेंट। कमेंट करके तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल जो वर्डिंग है वो वैसी की वैसी रहने वाली है, उसमें चेंजेस हम नहीं करने वाले। उसके ऊपर कुछ टिप्पणी आपको करनी है करेक्शन के लिए, तो वो हम अलग से रिमार्क लगा के उस पर कमेंट में डाल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कई लोग डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं और ऑथर चाहता है कि इंसर्शन, डिटेक्शन तथा फॉर्मेटिंग चेंजेस बाद में अप्रूवल के लिए विजिबल रिकॉर्ड रहे, तो कौन सा फीचर इनेबल करना चाहिए? डॉक्यूमेंट है आपका, तैयार करके रखा है ना। अब डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, अब ऑथर चाहता है, मतलब जिसने उसको तैयार किया है वो ये चाहता है उसके डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसको वो देख सके और कहाँ रख सके उसको? अप्रूवल के लिए विजिबल, है ना। जब तक ऑथर उसकी परमिशन नहीं देगा, किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए करेक्शंस उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे, है ना। अप्लाई कर दिए तो मार्क होते हुए चलते कि हाँ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। अब को कहा जाएगा अप्रूवल के लिए ऑथर के पास में, तो वही बोल रहा है कि उसको अगर ये वाला जो फीचर है उसको इनेबल करना है, उसको ऑन करना है, तो कहाँ से कर सकता है? हमारे पास में ऑटो फॉर्मेटिंग है, ट्रैक चेंजेस हमारे पास में, जूम है और वर्ड काउंट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास? ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस से हम लोग मार्क लगा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी चेंजेस हो, और देख भी सकते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। यहाँ से करेंगे, याद रखना। ऑटो फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जूम, पेज को जूम इन जूम आउट करने से संबंधित है। वर्ड काउंट मतलब कितने वर्ड आपने टाइप किए उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, एक लॉग रिपोर्ट में हेडिंग स्टाइल सही प्रकार से लागू किए गए हैं, है ना। कोई लॉग रिपोर्ट होगी, उसमें जो हेडिंग्स स्टाइल है वो सही प्रकार से लागू किए गए हैं। कौन सा फीचर उन हेडिंग्स तथा उनके पेज नंबर्स की स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली बना के आपको दे देगा? भाई कोई लॉग होगा, लॉग मतलब कि आप जितने बार वहां जाके आपने करेक्शन की है कि पहले ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे बहुत सारे हेडिंग्स का आपके पास में लॉग है, कितने बार आपने चेंज किए और कौन कौन से प्रकार के चेंज किए, तो लॉग रिपोर्ट में सारा दर्ज है। अब हेडिंग स्टाइल सही प्रकार से लागू किए गए, तो उन फीचर की हेडिंग्स तथा उनके पेज नंबर, मतलब कौन कौन से पेज पे वो हेडिंग लगी है और उनका पेज नंबर कौन सा है, ये अगर आपको देखना है, किसमें? एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट, बढ़िया सा स्ट्रक्चर बड़ा होगा और उसमें ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट होके आ जाए। कौन बना देगा हमको? टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा क्या? टेक्स्ट बॉक्स तो ऐसा होता है, इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास में विषय सूची है। वर्ड आर्ट हमारे पास में, वाटरमार्क हमारे पास में है। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होगी हेडिंग्स की, कौन से पेज नंबर पे कौन सी हेडिंग है ना, यही लॉग रिपोर्ट हमारे पास बन के आने वाली है। तो ये हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं, किसके माध्यम से? टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो हेडिंग स्टाइल सही कर दिए, है ना, और कौन सी हेडिंग जो है आपके कौन से पेज नंबर पे है,
ये हमको जो सामने इंडेक्स रहता है उससे दिख जाता है कि यार लेसन है इस नंबर के पेज पर है, तो उसको हम वहाँ इंडेक्स बोल देते हैं बुक्स में, यहाँ हम उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी इनके बारे में आपको पता है। उपयोगकर्ता MS वर्ड में स्पेस, पैराग्राफ एंडिंग्स, टैब्स तथा अन्य सामान्यतः इनविजिबल फॉर्मेटिंग सिंबल्स देखना चाहता है कि किस कमांड का उपयोग किया गया है, मतलब जहां आपने स्पेस लगाया गया है ना, पैराग्राफ एंडिंग मतलब जहां आपने एंटर किया हुआ है, टैब आपने यूज करे हैं, तो स्पेस, एंटर और टैब आपने जहां जहां यूज करे हैं वो आपको देखना है कि भी हमने कहाँ कहाँ यूज करे हैं। कई बार डबल स्पेस लगा देते हैं, टाइपिंग करते समय आप डबल स्पेस लगा देते हो। MS वर्ड में अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस फीचर जो मैं बताने वाला हूँ इसका यूज करके कहाँ कहाँ आपने डबल स्पेसिंग लगाई है वो चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपने एंटर किया है वो भी आप देख सकते हो पैराग्राफ टाइप होने के बाद में भी। तो हमारे पास में शो एंड हाइड वाला ऑप्शन होता है, ये वाला है ना, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बना होता है, होम टैब पे ही हमको मिल जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या आपके पास शो एंड हाइड का ऑप्शन है, इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो जहां जहां आपने स्पेस यूज किया है, चाहे सिंगल किया हो, डबल किया हो, ट्रिपल किया हो, जहां जहां आपने एंटर यूज किया हो वो सारा आपको दिखा देगा, जहां टैब यूज किया है वो भी दिखाएगा, है ना, तो वो अलग से मार्क होके आपको दिख जाएगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन याद रखना इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको दिख लगेगा, एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो फिर हट जाएगा। मतलब ये वाला जो बटन होता है वहाँ पे होम टैब पे हमारे पास में ये होता है टोगल, एक बार प्रेस करेंगे दिखेगा, एक बार प्रेस करेंगे नहीं दिखेगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शो और हाइड, शो एंड हाइड उसका नाम है, ये याद रखिएगा, है ना, बाकी तो नहीं होंगे। एक टेबल कई पेजेस तक फैली हुई है, प्रत्येक नए पेज के ऊपर उसकी हेडिंग्स रो को ऑटोमेटिकली दोबारा दिखाने के लिए कौन सा फीचर हम लोग यूज करेंगे। हाँ अच्छी बात है भाई, कोई टेबल आप बना रहे हैं और वो कई पेज तक के फैल गया, अब आप चाहते हो कि प्रत्येक नए पेज के ऊपर उसकी हेडिंग रो ऑटोमेटिकली क्या करे, है ना, आपको दिखाई दे, ऑटोमेटिक दोबारा दिखाई दे, मतलब हर पेज पे आपको हेडिंग्स दिखाई देनी चाहिए, बल्कि कितनी लंबी हो गई। तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो है स्प्लिट सेल का है, फिर एक कन्वर्ट टू टेक्स्ट का है, रिपीट हेडर रो हमारे पास में है और ऑटोफिल विंडो हमारे पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता दूं मैं, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि जितनी भी हेडिंग हमारे पास में है ना, किसके लिए बोल रहा है साथ में, वो रो के लिए, जितनी भी हेडिंग्स है वो हमको दिखे, हर पेज पर हेडिंग बराबर आ जाए, है ना, ताकि हम गलत जगह एंट्री नहीं कर पाए। तो वहां पर हम जो यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे रिपीटेड हेडर रोज, रिपीटेड हेडर रो, इस ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो हमको हर नए पेज पर जो हेडिंग होगी, कहा कि रो वाली जो हेडिंग होगी वो हमेशा हमको दिखते हुए रहने वाली। ठीक है, तो इसका यूज करिएगा। स्प्लिट सेल हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हम लोग इसमें तो यूज नहीं करते, है ना, ऑटो फिल विंडो ये भी नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, MS वर्ड का कौन सा फीचर साइड पैनल से डॉक्यूमेंट हेडिंग्स, पेजेस और सर्च रिजल्ट के बीच जल्दी नेविगेट करने की सुविधा देता है। देखिए ये फीचर हमारे पास में होता है, और चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, दोनों जगह होता है, हमारे विंडोज में भी होता है। नेविगेट करना कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, पहले हमने क्या काम किए, फिर क्या किए, इस तरीके से भी, या चीज़ों को ढूंढने में भी हमारे को आसानी हो जाती है इस फीचर्स के द्वारा। तो ये जो हमारे पास में है कि हमने पहले कौन सा काम किया, फिर कौन सा किया है, MS वर्ड की बात हो रही, तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते किसका, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन हमारे पास में होता है, इसमें हमारे को कौन से पेज पे पहले किया, फिर किया, तो हर एक सीक्वेंस वाइज वहां पर हमको चीजें मिल जाती है, नेविगेट हम लोग कर पाते हैं। तो याद रखिएगा नेविगेशन पेन जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। रूलर हमारे पास में ऊपर होता है पेज की चौड़ाई नापने के लिए, हमारे पास लेफ्ट साइड में भी होता है पेज की ऊंचाई के लिए, स्टेट बार पेज में सबसे नीचे होता है, जहां हमारे पास में पेज की प्रोग्रेस दिखती है, कितने पेज है, कितने वर्ड काउंट किए, ये सारी चीजें वहां मिलती है। क्लिपबोर्ड में जब भी कट या कॉपी हम लोग करते हैं वहां जाकर ये सेव हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के ब्राउजर में छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ताकि परफॉर्मेंस या सेशन रिलेटेड डिटेल्स अगली रिक्वेस्ट में याद रखी जा सके, इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है। देखिए ऐसा होता है कि वेबसाइट जो होती है
है ना। तो वेबसाइट यूजर के ब्राउजर में छोटी सी इंफॉर्मेशन डाल के रखती है। जो भी वेबसाइट होगी तो यूजर का जो ब्राउजर होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है, ताकि अगली बार जब वो वहां पे जाता है वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए तो ब्राउजर और सर्वर उसको पहचान लेते कि भैया ये पहले भी आया हुआ है। ठीक, तो वो जो छोटी सी फाइल होती है उसे क्या कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप लोग अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या मोबाइल में भी अपने वेब ब्राउजर पे अगर काम कर रहे हो तो कोई नई वेबसाइट ओपन करते हो तो हमको उसकी कुकीज सेव करने के लिए ऑप्शन आता है। कुकीज अगर हम लोग अलाउ कर दी, सेव कर दी, वो वाला पेज ओपन हो भी जाता है और अगली बार जब आप जाते हो तो फिर से आपको बार बार सेव नहीं करना, आपका काम तेजी से होने लगता है। तो वो छोटी सी जो फाइल होती है क्या कहलाती है, वो कुकीज कहलाती है। इसको आप याद रखना। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। राउटर हमारे पास में पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए यूज में आता है नेटवर्क में, ये याद रखिएगा। उपयोगकर्ता नियमित रूप से एक ही वेब पेज पर जाता है, एक ही वेब पेज पे जा रहा है रोज, और उसका एड्रेस भविष्य में जल्दी खोलने के लिए सेव करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि बार बार एक ही वेब पेज ओपन करना है, जल्दी जल्दी हमको सेव करना है, हम लोग भी वैसे ही काम करते हैं। तो कौन सा ब्राउजर फीचर उपयोग किया जाएगा, तो कौन सा ब्राउजर का फीचर हम लोग यूज करेंगे। तो हम जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे जैसे सीपीसीटी की वेबसाइट पे बार बार जाना है, या मुझे ईएसबी की वेबसाइट, ईएसबी से आपको बता दूं कि ग्रुप 4 वाले जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे कमेंट्स कर देना कि हम लोग ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अभी जो हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली इसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर देना, है ना। कमेंट अच्छे रहेंगे तो हम ग्रुप 4 की और हाईकोर्ट की क्लासेस इसी चैनल पे स्टार्ट करेंगे, या हमारा जो जीएस वाला चैनल है उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर हम करने वाले हैं। ठीक, तो जो जल्दी ज़्यादा मेरे को वेबसाइट ओपन करनी है तो हम क्या बना के रखते हैं, उसका बुक मार्क बना के रखते हैं। बुक मार्क बना दिया, जैसे हमने ब्राउजर ओपन किया वहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, समय बचता है ना, और सीधे हम लोग कंटेंट पर पहुंच जाते हैं। तो याद रखेंगे क्या कहलाएगा बुक मार्क। रिफ्रेश, कंटेंट रिफ्रेश करने के लिए वेब ब्राउजर में हमको रिफ्रेश इसलिए करना पड़ता है कि हमारा जो वेब पेज होता है वो डायनामिक होता है और स्टैटिक होता है, सॉरी डायनामिक वेब पेज अपने आप रिफ्रेश होते रहता है। F5 यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। केज क्लीनिंग, जो इन्फॉर्मेशन सेफ है उसको हटाने के लिए। प्राइवेट विंडो खुलती है किसमें, सफारी वगैरह में खुल जाती है। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल मैसेज को मेल सर्वर पर बनाए रखते हुए मल्टीपल डिवाइसेस के बीच फोल्डर को सिंक्रोनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए यहां पर हमको बोल रहा है कि कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल मैसेज ईमेल सर्वर पर बनाए रखते हैं, जो मैसेज जो होगा वो ईमेल सर्वर पर ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि मल्टीपल डिवाइसेस के बीच उस फोल्डर को क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, मतलब शेयर करेगा। कौन सा इसके लिए डिजाइन यूज किया जाता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि हमारे से एक ऐसे प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है जो मेल हमारे पास में आएगा, पत्र आएगा, मेल आएगा, उसको सेव करने से संबंधित है, प्राप्त करने से संबंधित है। तो प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो आते हैं, एक आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी प्रोटोकॉल बोलते हैं हम। एक हमारे पास में आता है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। दो हमारे पास में आते हैं। अब हमारे प्रश्न का इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, या फिर पीओपी तो दिया नहीं है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यही वाला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आईएमएपी जो हमारे पास में होता है इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, तो कोई मेल आया, इसने प्राप्त कर लिया और ये कहाँ रखा है, उसको सर्वर पर ही रखा है और वहां से जिसको चाहे वो यूज कर सकता है, बड़ी आसानी से सिंक्रोनाइज कर देता है, सबको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करता है, जिसका होगा सिर्फ वही तक पहुंचाने का काम करता है, पर है दोनों कैसे, प्राप्त करने वाले हैं। तो याद रखना आईएमएपी जो है हमारे पास में, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट हमारे पास में रिमोट एक्सेस का प्रोटोकॉल है, दूर स्थित कोई कंप्यूटर होगा उसको एक्सेस करने के लिए टेलनेट का यूज करते हैं। यूजर के लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को रिमोट सर्वर पर भेजने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। अभी रिमोट की हम बात ही कर रहे थे। यूजर के लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को रिमोट सर्वर पर भेजने की प्रक्रिया, भाई आपके पास आपके कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, यहाँ से कोई फाइल आपको किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर पे जो जुड़ा हुआ है उस पर भेजना है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ से फाइल वहां पर भेजना क्या कहलाता है, बस ये हमको पूछ रहा है। हमारे पास में कैशिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और रेंडरिंग। तो इसका आंसर
बहुत सिंपल है कि यहाँ से हमको कोई चीज़ भेजनी है, मेरे कंप्यूटर पे कोई चीज़ होगी, मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर भेजनी है, तो पहले ये कहा जाएगी सर्वर पे जाएगी, देन फिर वहाँ जाएगी। तो बेसिकली हमारे को सबसे पहले उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, हमको उसको करना पड़ेगा अपलोड करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, अपलोड करेंगे, अपलोड करके ही वो दूसरे इस पे जा पाएगी। ठीक है, वहाँ पर भी तो एप्लीकेशन है। तो एक बार एग्जाम का भी क्वेश्चन है, मुझे याद है कि व्हाट्सएप पे जो डीपी हम लोग लगाते हैं वो क्या किस फॉर्म में आता है, तो अपलोडिंग के फॉर्म में आता है। हमने जो डीपी लिया, फोटो हमने लगाया हुआ है, वो व्हाट्सएप के सर्वर पर अपलोड होता है, देन सबको दिखता है। तो याद रखना, हमारे कंप्यूटर से जब भी वेब या इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ जा रही होगी, अपलोडिंग कहलाएगी। वेब से कोई चीज़ आप आपके कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाएगी। उपरोक्त यूआरएल में कौन सा भाग मुख्य रूप से उस होस्ट डोमेन की पहचान करता है? इसमें से होस्ट डोमेन पहचानना है, कहा है भी हमारे पास ये है, इसमें से होस्ट डोमेन पहचानना है। ये पूरा का पूरा क्या है, यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब पूरा एड्रेस है। देखिए ये जो हमारे पास में ये क्या है, ये है प्रोटोकॉल। ठीक, प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद में ये हमारे पास में है क्या, पोर्टल exam.org, ये क्या हमारे पास में ये है डोमेन। रिजल्ट HTML, ये क्या हमारे पास में यह है फाइल। ठीक, अब अगर हम बात करें, प्रश्न हमको बोल रहा है उपरोक्त यूआरएल में कौन सा भाग मुख्य रूप से उस होस्ट या डोमेन, तो ये क्या हमारे पास में होस्ट या डोमेन है, क्या है, portal.example.org की पहचान करता है। तो बस लगा दो, क्या आएगा हमारे पास में, portal.example.org। जब भी हम कोई वेबसाइट का एड्रेस देखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस है तो HTTP लगा हुआ है, www नहीं लगा, कोई बात नहीं, HTTP लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ से .org तक के क्या हमारे पास में ये डोमेन नेम होता है। उसके बाद में क्या आएगा, वो फाइल नेम आएगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये प्रोटोकॉल्स हो गए। अगला प्रश्न है, ईमेल सर्विसेज कई अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट मैसेज को पहचान कर अलग फोल्डर में रखती है। ईमेल सर्विसेज करती है कि बहुत जो आपको विज्ञापन मिलते हैं, बहुत सारे अनवांटेड, आपने चाहे नहीं जबरदस्ती आपको विज्ञापन भेजे जाते हैं, उन लोगों को पहचान कर एक अलग फोल्डर में रखती है। ऐसे मैसेज के लिए सामान्यतः कौन सा फोल्डर उपयोग होता है? तो जो मैसेज आपको या ईमेल किसी ने विज्ञापन के लिए, पब्लिसिटी के लिए आपको जबरदस्ती भेजे गए हैं, तो हमारा ईमेल जो होता है उसको पहचान लेता है और उसको एक अलग फोल्डर में रखता है। वो फोल्डर क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पैम या फिर जंक फोल्डर। स्पैम कहलाएगा या जंक फोल्डर कहलाएगा, याद रखना। आउटबॉक्स नहीं होगा, सेंट नहीं होगा, ड्राफ्ट नहीं होने वाला है। क्या है आपके पास में, स्पैम। पहले वो जंक के नाम से आता था, पर याद रखिएगा ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नए इंस्टॉल्ड प्रिंटर या ग्राफिक्स एडाप्टर के साथ सही कम्युनिकेशन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सामान्यतः क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नया इंस्टॉलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास में है और उसमें आपने नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है, या आपको ग्राफिक्स एडेप्टर या ग्राफिक्स कार्ड आपको डालना है ना, और उसके साथ में सही से कम्युनिकेशन करना है। तो हमको इस प्रिंटर और इस ग्राफिक्स कार्ड का क्या लगेगा, ड्राइवर लगेगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर लगेगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको अच्छे से चला पाए, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो हमारे पास में क्या है, हमको बोल रहा है डेटाबेस का रिकॉर्ड चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हाइपरलिंक चाहिए क्या, हमको नहीं चाहिए। डिवाइस ड्राइवर, हाँ डिवाइस ड्राइवर हमको चाहिए, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। स्प्रेडशीट चाहिए क्या आपको, नहीं, स्प्रेडशीट हमको नहीं चाहिए। तो डिवाइस ड्राइवर राइट आंसर होगा, जब भी कोई हार्डवेयर हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तब। अगला प्रश्न है, जब फिजिकल रैम पर्याप्त नहीं होती, हमारे कंप्यूटर में रैम होती है, रैम है ना, तो ये क्या होती है, फिजिकल रैम दिखती है हमको, 4 GB 5 GB 8 GB 4 GB 8 GB 16 GB। तो फिजिकल रैम पर्याप्त नहीं है, मतलब कम बढ़ गई है। तब ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज के एक हिस्से को मेमोरी के विस्तार के रूप में अस्थायी रूप से उपयोग कर सकता है। यह टेक्निक क्या कहलाती है? देखिए हमारे पास में रैम छोटी होती है, मान लो हमने 4 GB का एग्जाम्पल लिया और हमको उसमें 10 GB 16 GB डेटा ओपन करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करने है या कोई फाइल ओपन करनी है। हम कंप्यूटर जो भी काम करते हैं रैम में होता है, वही ओपन होगा, फिर CPU के पास जाता है। तो अब हमारी रैम 4 GB की, हमको 10 GB का ओपन करना है, तो
तो ये वही कंडीशन है कि अब कैसे ओपन होगा भाई, जगह तो 4 GB की है। तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क के कुछ भाग को एज अ रैम में बदल देता है अस्थायी रूप से। फिर वो हमारा काम हो जाता है, उसके बाद में वापस से उस भाग को क्या कर देगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज में वापस बदल देगा, फिर छोड़ देगा। तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, उस समय हमारा कंप्यूटर निर्माण करता है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण करता है किसका, वर्चुअल मेमोरी का। आभासी मेमोरी, कौन सी मेमोरी होगी, वो वर्चुअल या आभासी मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है ना। फाइल शेयरिंग, सेंड इधर उधर भेजने का बात होगी नहीं। कैश प्रिंटिंग नहीं होगी। डिस्क मिररिंग, डिस्क मिरर भी और नहीं कहलाएगा, हम कॉपी थोड़ी बनानी है। तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, पूरी तरह पावर्ड ऑफ अवस्था में, मतलब कंप्यूटर कैसा है, पूरी तरह बंद है। तो पूरी तरह पावर्ड ऑन अवस्था में कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। पूरी तरह से पावर्ड ऑफ मतलब आपका कंप्यूटर कैसा है भैया, बंद ही है। सुबह आपने कल शट डाउन किया था, आज रखा हुआ है, सुबह उठे तो बंद ही तो होगा, वो पूरी तरीके से बंद है, सब बटन वटन सब बंद है। उसको आपको चालू करना है, मतलब कि हमको स्टार्ट करना है। तो वो कौन सी हमारे पास में क्या कहलाएगी, प्रक्रिया कहलाने वाली है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। और हम लोग अलग अलग प्रकार की बूटिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, मोस्टली 2 प्रकार की है। हमको बोल रहा है केवल हाइबरनेट ये नहीं है। हाइबरनेट में क्या होता है कि चालू रहता है, ये तो नहीं होगा। वार्म बूट हमारे पास में, वार्म बूट हमारा आंसर तब सही होता जब पहले से हमारा कंप्यूटर चालू है और हम चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, तब चालू कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करना, वो कहलाता है वार्म बूटिंग। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा कंप्यूटर कैसा है, पूरी तरह बंद है। फिर हमारे पास में कोल्ड बूट। तो कोल्ड बूट जो होगा ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। कोल्ड बूट में क्या है, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है और बटन दबाएंगे उससे वो चालू होगा। तो इसी को कोल्ड बूट हम लोग बोल रहे हैं। इसी को हार्ड बूटिंग भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करना या बूट करना, पूरा आंसर इसी के आने वाले। तो चालू करेंगे तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। लॉग ऑफ क्या होता है कि आपका कंप्यूटर पहले से ऑन है और आप उस कहीं जस्ट आपको जाना है फिर वापस आना है, तो शट डाउन करने के बजाय हम विंडो प्लस एल शॉर्टकट की यूज करेंगे, विंडो की के साथ में एल, तो आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा या लॉक हो जाएगा भाई। लॉक करके आप चले जाएंगे, ठीक है, वापस आके फिर आप पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हैं उसको आसानी से। तो याद रखना कोल्ड बूट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। आज हमारे पास में होगा टोटल 11 वीडियो। एग्जाम तक के हम सारे वीडियो कंप्लीट करेंगे, थोड़े से मिक्स वाले भी है और बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड आ जाएंगे फिर हम चलेंगे लाइव क्लास की तरफ। तो फिर लाइव क्लास में तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और ऑलमोस्ट जो लास्ट के वीडियो हमारे पास होते हैं, यहाँ से जो भी लास्ट तक के वीडियो जाते हैं, इसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।